स्पेक्ट्रमी श्रेणी के बारे में। यहाँ पर हम लोग ये बात समझेंगे कि जब कभी भी किसी भी एक परमाणु में, खास करके यहाँ पर जो सबसे सरल परमाणु है वो है हाइड्रोजन एटम, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन के केस में जब कभी भी इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से, मतलब कोई एक ऊपर का कक्ष है, जब वहाँ से नीचे जंप करता है, कूदता है, जैसे तीसरे कक्ष से दूसरे कक्ष में आया, या चौथे से दूसरे में आया, या पाँचवें से दूसरे में आया, मतलब जो प्रारंभिक है वो तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, पाँचवा हो सकता है, छठा हो सकता है। तो प्रारंभिक वो कोई भी कक्ष हो सकता है, लेकिन जो अंतिम होगा वो दूसरा कक्ष होगा। तो एक नाम आता है बामर। इन्होंने ये देखा कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन, खास करके हम लोग बात करेंगे यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के बारे में, तो जब कभी भी इलेक्ट्रॉन तीसरे से दूसरे पर, चौथे से दूसरे पर, अलग अलग कक्ष से जब दूसरे कक्ष पर कूदा तो वहाँ पर तरंग बाहर निकला। जब उन्होंने उस तरंग का वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य मेज़र किया तो वो 656, 486, 434 इस तरह से मिला। तो यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं, जो यहाँ पर लिखा गया है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है? स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ वेवलेंथ, जिसे ढेर सारे जो तरंग दैर्ध्य होते हैं अगर उनका एक समूह बना लेते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। समझने के हिसाब से समझिए कि आपने कभी इंद्रधनुष देखा होगा, उसमें 7 कलर्स होते हैं, वनी हर कलर का अपना एक तरंग दैर्ध्य होगा, वेवलेंथ होगा। तो उसी 7 कलर्स का जो कलेक्शन होता है, यानी उनके सभी वेवलेंथ का जो समूह होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। जैसे यहाँ पर इन्होंने देखा इन द केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो इन्होंने जो अलग अलग वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य को मापा, उनको नाम दिया। उन्होंने ये बोला कि अगर इलेक्ट्रॉन तीसरे से दूसरे ऑर्बिट पर जंप कर रहा है तो उसको नाम दिया H अल्फ़ा लाइन। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इसको नाम दिया गया H अल्फ़ा लाइन, तो इसको लिखा गया H अल्फ़ा। तो H अल्फ़ा में इलेक्ट्रॉन जो है वो तीसरे कक्ष से दूसरे कक्ष पर आ रहा होगा। उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन चौथे कक्ष से दूसरे कक्ष पर जंप कर रहा है तो उसको नाम दिया H बीटा लाइन। पाँचवें से दूसरे पर आ रहा है तो H गामा लाइन। इस तरह से उन्होंने अलग अलग नाम दिया, अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब से। उन्होंने यहाँ पर ये बात भी देखा कि जब वेवलेंथ की वैल्यूज़ कम हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, जैसे आप यहाँ देखिए 656 है, 486 है, 434 है, 410 है, तो उस केस में उनके बीच का स्पेस भी, जो उनके बीच की दूरी है वो भी क्या होने लगी? कम होने लगी। आप यहाँ देख सकते हैं, ये दूरी ज़्यादा है, ये दूरी कम हुआ, ये कम हुआ, ये कम हुआ, ये कम हुआ, ये कम हुआ। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया है, रेखाओं के बीच की दूरी नियमित रूप से घटती है जैसे जैसे तरंग दैर्ध्य घटती जाती है। और साथ में ये भी देखा गया कि जो यहाँ पर रेखाएं मिल रही हैं, इनकी तीव्रता इनके मुकाबले कम है। तो तीव्रता भी कम हो रही है, उनके बीच की दूरी भी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो बामर ने यहाँ पर ये बात देखा कि जो हाइड्रोजन एटम है, दिमाग में एक बात आपके होना चाहिए कि परमाणु कोई भी हो उसके पास अनंत कक्षाएं होती हैं। हाँ, कितने कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन है वो अलग बात होता है। जैसे हाइड्रोजन के पास कितनी कक्षाएं होंगी? अनंत होंगी, लेकिन उसके सिर्फ एक ही कक्ष में इलेक्ट्रॉन होगा, जो पहला उसका कक्ष होता है, n=1। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए उसका न्यूक्लियस हो गया, ये पहला कक्ष हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, इस तरह से। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा तो ये चौथे से दूसरे पर आ रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी ऊपर के कक्ष से किसी निचले कक्ष पर आता है तो उस केस में एक विद्युत तरंग बाहर निकलता है। ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंग बाहर निकलता है, इसी का वेवलेंथ यहाँ पे लिखा गया है। और ये सभी जो वेवलेंथ आते हैं वो वही होते हैं, जो रेड कलर होता है, वॉयलेट कलर होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, उन्हीं का तरंग दैर्ध्य यहाँ पर देखा गया। किसने बात नोटिस किया? बामर ने, जिसको नाम दिया गया बामर श्रेणी। इन्होंने एक सूत्र बताया जहाँ पर आप देख सकते हैं 1/λ = r 1/2² - 1/n²। यहाँ जो n का मान होगा वो 2 से ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी ऊपर से नीचे जंप करेगा। अगर अंतिम कक्ष 2 है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन होगा वो या तो तीसरे कक्ष से आ रहा होगा, या चौथे से आ रहा होगा, या पाँचवें से आ रहा होगा, इस तरह से। यानी जो n का मान होगा वो हमेशा 2 से ज़्यादा होगा इस केस के लिए। यहाँ जो r है वो एक तरह का नियतांक होता है, और इसको नाम दिया गया है रेडबर्ग कांस्टेंट। इसका यहाँ पर देखिए वैल्यू दिया है 1.097 10⁻⁷ पर मीटर। तो यहाँ पर जो स्पेक्ट्रम है वो बात करता है अलग अलग वेवलेंथ के बारे में। यहाँ पर ये बताया गया है कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर स्टेट से
किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप करते हैं, नीचे आते हैं लोअर ऑर्बिट में, तो उनसे कुछ रेडिएशन बाहर निकलता है, कुछ तरंग बाहर निकलती हैं। उन्हीं तरंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है उसी के हिसाब से हम इस तरह का स्पेक्ट्रम बनाते हैं। जैसे अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर जैसे पहला ऑर्बिट है तो यहाँ पर ये हो गया n=1। उसके बाद जो दूसरा कक्ष है उसको लिखा गया n=2, फिर लिखा गया n=3, n=4। तो जैसे किसी भी ऊपर के कक्ष से अगर इलेक्ट्रॉन दूसरे कक्ष पर आ रहा है तो उसको नाम दिया गया था बामन सीरीज़, बामन श्रेणी। ठीक उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए किसी हायर स्टेट से, जैसे मान लीजिए कि किसी हायर स्टेट से स्टेट 1 पर आ रहा है, मतलब कि उसका जो अंतिम कक्ष है वो 1 है, तो उसको नाम दिया गया लाइमन श्रेणी। तो लाइमन श्रेणी के लिए जब आप लिखेंगे तो फॉर्मूला होता है 1/λ बराबर r 1/1² माइनस 1/n²। इसको बोलते हैं लाइमन श्रेणी। इसमें क्या है, इसमें भी वही हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर के कक्ष से नीचे के कक्ष पर जंप कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कौन से कक्ष पर आकर रुक रहा है, पहला n=1। तो जो सबसे पहला कक्ष है वहाँ पर आकर इलेक्ट्रॉन रुक रहा है। इसके केस में कहाँ रुक रहा था, दूसरे अक्ष पर आकर रुक रहा था। तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन, जिसे यहाँ पर n का मान कितना होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले अक्ष पर आकर पहले जो पहला कक्षा है वहाँ आकर रुक रहा है, इसका मतलब जो n होगा वो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इस तरह से रहेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर स्टेट से, किसी भी ऊपर के ऑर्बिट से जंप करके पहले ऑर्बिट पे आ रहा है, तो उस केस में जो हमें अलग अलग वेवलेंथ मिलेगा, उस वेवलेंथ को किसके श्रेणी के अंदर लिखा गया, लाइमन श्रेणी, उसको बोला गया लाइमन सीरीज़। और ऐसे केस में जो वेवलेंथ मिला वो अल्ट्रा वायलेट, जो पराबैंगनी होती है, उसके अंदर आया। मतलब जो भी वेवलेंथ मिला वो वेवलेंथ किस स्पेक्ट्रम के अंदर आता है, वो आता है अल्ट्रा वायलेट। यानी वहाँ पर जो भी आपको वेवलेंथ मिला वो सभी अल्ट्रा वायलेट तरंगे मिली। अब जैसे मान लीजिए कि आपको लिखा गया 1/λ = r 1/3² माइनस 1/n²। अगर यहाँ पर 3² है, इसका मतलब यहाँ पर जो अंतिम कक्ष है वो 3 हो गया। यानी इलेक्ट्रॉन किसी भी एक हायर ऑर्बिट पर है, लेकिन वो जंप करके कौन से ऑर्बिट पर आकर रुक रहा है, n=ये 3 ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो अगर यहाँ पर अंतिम कक्ष 3 है तो जो प्रारंभिक होगा वो क्या होगा, तो प्रारंभिक यहाँ पर 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इस तरह से। तो इसको नाम दिया गया पाशन श्रेणी, इसको नाम दिया गया पाशन श्रेणी। ये जो पाशन श्रेणी होता है इसमें जो अंतिम होता है वो 3 होता है। अगर अंतिम कक्ष यहाँ पर 3 है, इसका मतलब जो प्रारंभिक होगा वो 3 से ज़्यादा होगा, तो वो 4 होगा, यानी 4 से 3 पर आएगा, 5 से 3 पर आएगा, 6 से 3 पर आएगा। जब भी इलेक्ट्रॉन किसी भी ऊपर के कक्ष से नीचे के कक्ष पर आता है तो वो तरंग बाहर निकलता है, विद्युत चुंबकीय तरंग, जिसका जो तरंग दैर्ध्य होता है वही हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, पता करते हैं। यहाँ पर जो वेवलेंथ था वो इंफ्रारेड के अंदर आता है, इंफ्रारेड। जैसे यहाँ पर था 3², अगर आप लिखते हैं 1/λ = r 1/4² माइनस 1/n²। इसका मतलब यहाँ पर जो अंतिम कक्ष है वो 4 है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो चौथे कक्ष पर आकर रुक रहा है। तो कौन से कक्ष से आ रहा होगा, 5वें से आ रहा होगा, 6ठे से आ रहा होगा, 7वें से आ रहा होगा, इस तरह से। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर कक्ष से, किसी भी हायर ऑर्बिट से जंप करता है और चौथे ऑर्बिट पर आकर रुक जाता है, तो उसको जो श्रेणी बोला गया वो बोला गया ब्रैकेट श्रेणी। तो इसको नाम दिया गया ब्रैकेट श्रेणी। तो ब्रैकेट श्रेणी वो श्रेणी होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर स्टेट से कौन से कक्ष पर आकर रुकता है, चौथे कक्ष पर। वैसे एक फुंड भी होता है जहाँ पर 1/λ लिखा जाता है r 1/5² माइनस 1/n²। यानी यहाँ पर जो अंतिम कक्ष है वो 5 है, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर रुक रहा है। अगर अंतिम 5 हुआ तो प्रारंभिक क्या हो सकता है, प्रारंभिक 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, इस तरह से जाएगा।
अब देखिए ये हो गया वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य का अलग अलग मान।